नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम देखते हैं इस चैप्टर को। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? वो चार्ज का फ्लो होता है। हमको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पे वो होता है कौन? वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, और बुक में एक डेफिनेशन मिलता है जिन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल करेंट्स। कन्वेंशनल करंट, देखिए कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक ही चीज़ हैं। बस अंतर क्या है कि कन्वेंशनल करंट में ये कहा गया था कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर किधर जाती है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज फ्लो करता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। चूँकि शुरू में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहा गया। लेकिन वास्तव में एक्चुअली में होता क्या है कि जो चार्ज है किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, हम जानते हैं। तो इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और ये होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट को भी आज भी यूज़ किया जाता है। यही डिपिक्ट किया जाता है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट होता है, और वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, देखिए कोई भी कंडक्टर, कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर है तो उसके अंदर एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब एटम्स जो हैं वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है, लेट्स सपोज कि हमने ये कोई एक न्यूक्लियस बनाया और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कुछ इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है वो उतना ही लूजली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के द्वारा। मतलब न्यूक्लियस का उस पर प्रभाव जो है काफ़ी कम होता है। तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है, जो कि वो उस इलेक्ट्रॉन को जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है उसको बड़े आसानी से क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस ही ये बताता है कि किसी भी मटेरियल के थ्रू करंट जो है वो फ्लो करेगा या नहीं करेगा। जैसे कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इंसुलेटर्स के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस वजह से कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं दिखता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी, आई होप आपको पता होंगी। चलिए यहाँ पे आते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक करंट है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। एक मिनट रुकेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो ये है Q/T। T क्या है? T टाइम है, और Q क्या है? Q है चार्ज। Q क्या है? चार्ज है। देखिए चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। ये भी आप पढ़ते रहे चलेंगे, कूलम। और टाइम की हम जानते हैं क्या होता है? सेकेंड होता है। वहीं करंट की बात करें तो करंट का SI यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, एम्पियर होता है। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई पूछे रीजन क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अगर कभी किसी परीक्षा में या किसी जगह पे आपको ये पूछा जाता है कि भाई करंट डेंसिटी क्या है ना, अभी मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ करंट डेंसिटी, लेकिन बस आप फिलहाल इसको इतना ही समझ लीजिए। करंट डेंसिटी अगर कोई पूछता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए, ये सारी बातों को आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे। हमें बेसिक को क्विकली रिवाइज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। चलिए आइए, अब देखिए कई बार पेपर में क्या होगा कि आपको ये क्यू की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी होगी। तो चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, जहां पर E क्या बताता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और ये N क्या बताता है? N बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, अब सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। क्लियर है? ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर हम कहें कि जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है बच्चे? वो होती है कूलम। वो क्या होती है? कूलम होती है। तो अगर हम एक कूलम बराबर पता करने चाहें, एक कूलम बराबर कितना होता है, तो एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो अगर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? n बराबर आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो वो लगभग निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अगर राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 6 इंटू 10⁻18। यानी एक कूलम बराबर क्या होता है, यहीं पे याद करते चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1 कूलम बराबर क्या होता है? 1 कूलम बराबर होता है चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है वो बराबर होता है एक कूलम के। ठीक, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए एक टॉपिक आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। W जो है वो है यहाँ पे वर्क डन। होता क्या है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है? चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा होता है, उसे हम सर्किट कहते हैं। अब क्या है कि किसी सर्किट में कोई दो पॉइंट है, लेट सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी एक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराने में कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क लगा, है ना, किसी यूनिट चार्ज को एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं V से। तो V का फॉर्मूला होता है W/Q। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR, है ना। V इक्वल्स टू IR, I जहाँ पे करंट है और R जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है ओम, जिसे हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है क्या? ओम। क्लियर है? चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इस इक्वेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वोल्टेज जो है बच्चे, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। ठीक है सर, आर तो कांस्टेंट है, क्या आर वी पे डिपेंड करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आर वी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आर रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे आर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे।
तो फिर यहाँ से बात आ जाती है कि R जो है वो किस पर डिपेंड करता है। तो R लगभग 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं वो 4 चीज़ें देखिए। एक तो है मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर है डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। एक है लेंथ, एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दूसरा है टेम्परेचर। एक फॉर्मूला याद रखेंगे रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के लिए R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L बाई ए। रो क्या है? रो होता है, रो बताता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। क्लियर बेटा? देखो R रेजिस्टेंस बताता है, रो रेजिस्टिविटी बताता है। R की SI यूनिट होती है ओम, जबकि रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। L क्या है? L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर वो L है। और A क्या है? उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। लेट सपोज कि हमने कोई एक वायर लिया है, हमने एक वायर लिया है, तो इस वायर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो है A, ठीक है। अब किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला भी आप याद रखते चलिएगा। तो अगर इसका वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बच्चों ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर R। तो पाई स्क्वायर R जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी वायर के लिए। किसके लिए? वायर के लिए। ये भी न्यूमेरिकल में यूज होता है फॉर्मूला, याद रखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या है? पाई स्क्वायर R। R जो है वो रेडियस बताता है, ठीक है, वायर का रेडियस। और पाई आप जानते हैं 22/7। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के। मतलब कि अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक मिनट रुक जाइए, आइए भाई एक मिनट, ये आए हम, ये देखिए क्या था फॉर्मूला अपना? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो देख रहे हैं यहाँ पे R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एक चीज़ यहाँ पे और भी नोट करना बेटा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट जो है वो कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है किसी वायर में तो उससे करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? ये कुछ इक्वेशंस है, बेसिक हैं, आपने पढ़े होंगे, फिर भी इन्हें याद रखिएगा। देखिए, लेंथ पे डिपेंड करता है वो मैंने बता दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है बता दिया। इसके अलावा ये दो चीज़ें याद रखिएगा। हाँ, रेजिस्टेंट मटेरियल पे भी देखिए एमसीक्यू में पूछा जाएगा क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। ठीक है, और टेम्परेचर पे बिल्कुल करता है। देखो, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, याद रखना। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे रेजिस्टिविटी का बताया है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन। ये फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो होता क्या है ना कि जब भी मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसके थ्रू करंट पास करता है, तो होता क्या है ना कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उस पर हिंड्रेंस क्रिएट करता है, उस पर बाधा पहुंचाता है, इसको फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ता है? तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ताकि इस इलेक्ट्रॉन को इस हिंड्रेंस, इस बाधा के थ्रू फ्लो कराया जाया जा सके। ठीक है, अब जब ये काम होता है, जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है इस इलेक्ट्रॉन को इस हिंड्रेंस को क्रॉस करने के लिए, तो क्या होता है, इस कंडक्टर से हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। ठीक है, और वो जो हीट जनरेट होता है वो कितना होता है? वो होता है H=I² RT, जहाँ पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है और T टेम्परेचर है। बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा,
इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। क्लियर है क्या? इसी को क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ एक्चुअली। वो क्या है? देखिए भाई, हमने अभी तक 2-3 फॉर्मूले पढ़े। क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा? देखिए एक तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और क्या पढ़ा है? देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि भाई I इज इक्वल्स टू जो होता है ना, I इज इक्वल्स टू होता है, वो होता है Q बाई टी। क्या होता है? Q बाई टी। करंट बराबर होता है चार्ज। मतलब ये तो शुरू में ही हमने बात किया ना कि कितना चार्ज जो है पर यूनिट एरिया में किसी सरफेस के थ्रू फ्लो कर रहा है, वही तो करंट है। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला ही हो गया। अच्छा, और एक फॉर्मूला रहा है ये। तो अगर इस फॉर्मूले में जो आई है, ठीक है, अगर ये वाला ले लो, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ले लो भाई, इसे अगर फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। देखो यहाँ से अगर हम आई निकालें फर्स्ट इक्वेशन थे, तो आई बराबर हम लिख सकते हैं V बाई आर। बोलो भाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना भाई? आर को इधर लेते आएंगे तो आई बराबर क्या? V अपॉन आर हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमें आई की वैल्यू क्या मिल रही? V बाई आर। अब अगर यहाँ पे H इज इक्वल्स टू आई की जगह हम V बाई आर लिखें, तो आई तो 2 बार है, तो हम 2 बार V बाई आर लिख सकते हैं। और ये आर टी ऑलरेडी है ही, तो इस आर और टी को लिखें तो इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो H का फॉर्मूला क्या निकल के आया? V स्क्वायर टी बाई आर। बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एक बार सुनो, अगर दोनों आई की जगह हम एक ही आई की जगह ये वैल्यू रखें, मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि H इज इक्वल्स टू आई की जगह हमने लिखा V बाई आर, एक आई को ऐसे ही छोड़ दिया, इस आर को ऐसे ही लिख दिया और इस टी को ऐसे ही लिख दिया। तो बोलो भाई ये आर से आर गया? हाँ गया सर। तो H इज इक्वल्स टू हो गया V आई टी। देखो ये भी हीट का फॉर्मूला है, ये भी हीट का फॉर्मूला है, और ये भी हीट का फॉर्मूला। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर इस आई की जगह हम ये रख दें फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? देखेंगे सर। H इज इक्वल्स टू आई की जगह लिखा Q बाई टी इंटू आई इंटू आर इंटू टी। टी से टी काट दो तो H बराबर हो जाएगा Q आई आर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। कहने का मतलब है कि इसी फॉर्मूले को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। ये सभी हीट जनरेटेड इन अ सर्किट को एक्सप्लेन करता है। बोलो भाई, वीडियो पॉज करो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लो। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? हमें सिर्फ डिराइव करना है। बोलो भाई क्या करना है? डिराइव करना है। आ जाओ, अब आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा भाई, पावर क्या है? पावर क्या है? देखो पावर वो है कि पावर क्या है? वो रेट है ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, वो समाप्त हो रही है किसी सर्किट में। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस रेट से कंज्यूम की जा रही है, उसे हम कहते हैं क्या? पावर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक तो आएगा वर्ड जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी, और एक आएगा वर्क डन। वर्क डन, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियसली यूज किए जाएंगे, दोनों का मतलब लगभग एक ही आप मान के चलेंगे। वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई देखो, किसी काम को करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो जितना एनर्जी दोगे उतना वर्क डन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब हो गया यहाँ पे वर्क डन। तो पावर का एक फॉर्मूला निकल के आया, P इज इक्वल्स टू W बाई टी। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो भाई
P इज इक्वल्स टू W/T। मतलब क्या है कि पावर इज द रेट एट विच एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना यूज किया गया, जितना वर्क डन हुआ उतना एनर्जी यूज हुआ। ठीक है, समझ में आया क्या। और एक फॉर्मूला ये है, P इज इक्वल्स टू होता है VI। V मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, वॉट। याद रखना बेटा, SI यूनिट क्या है, वॉट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पावर की SI यूनिट क्या है, वॉट है। लेकिन वॉट जो है ना वो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो जो कमर्शियल यूनिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कमर्शियल यूनिट किसका, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मतलब ये जो W या E है, एक ही चीज है ना, जितना एनर्जी दोगे उतना वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन हुआ, जितना एनर्जी दिए। मैंने कहा W और E क्या है, साइमल्टेनियसली है। ध्यान से देखो, देखो जो कमर्शियल यूनिट होता है ना ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर। ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो है वॉट, लेकिन वॉट एक स्मॉल यूनिट है। तो पावर की इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं किलोवाट। क्या कहते हैं, किलोवाट। ठीक है, तो किलोवाट पावर की यूनिट है, वॉट पावर की यूनिट है। लेकिन जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, बिजली बिल जमा करते हो ना, तो उस पर क्या होता है ना कि पावर की एक बड़ी यूनिट चाहिए होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम किलोवाट का यूज़ करते हैं। और कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम किया, जैसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कि भाई 24 घंटे के लिए एक बल्ब था जिसका वोल्टेज इतना था, जिसके थ्रू इतना करंट फ्लो कर रहा था, और बताओ कि उसने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम किया। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा किलोवाट आवर यूज़ किया जाएगा। बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू टी, है ना। एनसीईआरटी उठाओगे ना तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। सबसे लास्ट टॉपिक लिखा होगा बेटा ये, इसको याद कर लेना। ठीक है, बोलो 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 बोलो, समझे क्या। हाँ सर, समझ तो आ रहा है भाई। देखो लास्ट मोमेंट तैयारी करा रहा हूँ, है ना, परीक्षा का डेट कभी भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो तुमको पूरी बुक से जो निचोड़ कर, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बने हुए हैं, है ना अलग अलग एग्ज़ाम में, RRB में, DSSS में, इवन MRS के भी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे इससे। ठीक है, वही लेके आया हूँ। अच्छा, इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो ये लेक्चर 1 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन जब आएंगे तब बात करेंगे हम। फिलहाल इसको देखते हैं। अब एक चीज़ नोट करना, एक चीज़ क्या नोट करोगे बेटा, कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ये कुछ यूनिट है, याद रखेंगे क्या। हाँ सर याद रखेंगे। और एक घंटा, 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड्स। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा। तो सर 1 किलोवाट का मतलब है 1000 और 1 आवर का मतलब है 3600। तो सर ये हो गया 36 इंटू 10⁻³ 3 दूना 5, या हम लिखे सर 3.6 इंटू 10⁻⁶। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ये इतना जूल या इतना जूल, सॉरी इतना जूल या इतना वॉट सेकेंड। ठीक है, आएगा। अब एक चीज़ नोट रखना बेटा कि 1 मेगा जूल बराबर होता है कितना, 1 मेगा जूल बराबर होता है 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ये भी याद कर लो। 1 मेगा जूल बराबर कितना होता है 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट बराबर
3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा, या फिर 1 किलोवाट आवर बराबर होगा 3.6 मेगा जूल। देखो एनसीईआरटी में लिखा है 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, लेकिन आजकल पेपर में क्या पूछ रहा है, ये नहीं, ये तो सब पढ़ के जा रहे हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसको याद कर लो। बोलो भाई समझ में आया, कैसे आया? अच्छा एक चीज़ और याद कर लो, एक और यूनिट है ना, यूनिट का कन्वर्जन है, याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में या डायरेक्ट क्वेश्चन, इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है। क्या है याद रखना, दे बेटा, 1 एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर बोलो ना, किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁶ माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना, बोलो। अब देखो कुछ चीज़ें मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ी हैं, लेकिन उनको भी यहीं पे बात कर लेते हैं। करंट, क्या बोले? करंट को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को नापने के लिए क्या है? वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट को नापने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो सर एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है? बेटा ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, जबकि गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी बताता है। और जनरली गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? चलो भाई क्लियर है। तो ये तो हो गए कुछ टॉपिक इसके। अब जो है अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जो छूट गए हैं उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ना घबराओ, है ना। जो एनसीईआरटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाकी टॉपिक हैं उनको भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे। सर जी कब पढ़ेंगे? अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक के, ठीक है ना, इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है उसको करेंगे। चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू।